एक हदीस में आता है कि जिस शख्स की 3 बेटियां हों और वो उनकी अच्छे से परवरिश करे, उनको अच्छे से तालीम दे और उनके साथ अच्छा बर्ताव करे तो उसके लिए जन्नत है। उस ज़माने में जब बेटियों को बोझ समझा जाता था, इस्लाम ने बेटियों की परवरिश को जन्नत का ज़रिया बताया। आज पूरी दुनिया में एक डिबेट चल रही है वुमेन राइट्स को लेकर। कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं लॉ पर डिबेट हो रहा है और कहीं पर रिलीजन को यानी धर्म को ही इस डिस्कशन के सेंटर में ला दिया गया है। खासकर जब बात इस्लाम और वुमेन राइट्स की आती है तो सोशल मीडिया पर 2 एक्सट्रीम ओपिनियंस मिलते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं इस्लाम ने औरतों को राइट्स नहीं दिए और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि इस्लाम ने 1400 साल पहले ही वुमेन्स को सबसे ज़्यादा राइट्स दिए थे। तो आखिर सच क्या है? आज हम इस बात को हिस्ट्री के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इस्लाम से पहले औरतों की पोजीशन क्या थी, इस्लाम ने कौन कौन से राइट्स इंट्रोड्यूस किए और आज दुनिया में जो कन्फ्यूजन है वो क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस्लाम से पहले औरतों की पोजीशन के बारे में। आज हम अगर हिस्ट्री की तरफ यानी इतिहास की तरफ देखें तो 7th सेंचुरी का अरब एक ट्राइबल सोसाइटी था। उस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में औरतों की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अरब सोसाइटी में भी कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी थीं जो आज के नज़रिए से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कठोर थीं यानी बहुत ज़्यादा हार्श थीं। एग्जाम्पल के लिए कई जगह जहाँ पर लड़कियाँ पैदा होती थी उनको बोझ समझा जाता था। वुमेन्स को इनहेरिटेंस का राइट नहीं मिलता था यानी विरासत का अधिकार उनके पास नहीं था और कई बार उनकी शादियाँ उनके कंसर्न के बिना हो जाती थीं। और ये सिर्फ अरब में ही नहीं था। हिस्ट्री बताती है कि उस वक्त दुनिया के कई सिविलाइजेशंस में वुमेन्स को इक्वल लीगल राइट्स नहीं मिलते थे। और इसी तरह के बैकग्राउंड में इस्लाम का फैलना शुरू होता है और वहीं से शुरू होती है वुमेन राइट्स पर एक नई डिस्कशन। तो अब हम बात करेंगे कि इस्लाम ने वुमेन्स को कौन से राइट्स दिए। इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग वुमेन्स को कुछ इंपॉर्टेंट लीगल और सोशल राइट्स दिए गए हैं। तो चलिए उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स को समझते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस का राइट, यानी कि इस्लाम ने वुमेन को इनहेरिटेंस का लीगल शेयर दिया है। यानी अगर फैमिली में प्रॉपर्टी है तो उसमें औरतों का भी बराबर हिस्सा होगा। 7th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में ये एक सिग्निफिकेंट चेंज था। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ओनरशिप की। इस्लामिक लॉ के मुताबिक औरत अपनी प्रॉपर्टी की ओनर खुद हो सकती है, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं हो। उसकी इनकम और प्रॉपर्टी पर उसका खुद का कंट्रोल होता है। इस्लाम के शुरुआती दौर में ही हमें ऐसी वुमेन्स मिलती हैं जो अपना बिजनेस चला रही थीं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थीं। और ये इस्लामिक हिस्ट्री में वुमेन की प्रॉपर्टी राइट्स का सबसे फेमस एग्जाम्पल है हज़रत खदीजा बिन खुवालिद। आप इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली पत्नी थीं, उनकी सबसे भरोसेमंद साथी थीं और इस्लाम धर्म अपनाने वाली पहली महिला थीं। वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थीं और अपने ट्रेड यानी अपनी बिजनेस को खुद मैनेज करती थीं। ये कॉन्सेप्ट उस वक्त काफ़ी प्रोग्रेसिव माना जाता था। अब बात करते हैं मैरिजेज में वुमेन्स के कंसर्न के बारे में। इस्लाम ने मैरिज को यानी शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब है कि वुमेन की कंसर्न ज़रूरी है। एक कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच में होता है और दोनों की ही कंसर्न ज़रूरी होती है। एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इंसिडेंट इसी से रिलेटेड मिलता है। एक हदीस के मुताबिक एक औरत ने आकर बताया कि उसके फादर ने यानी उसके पापा ने उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी कर दी। और जब ये बात आप हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उन्होंने उस औरत को चॉइस दी कि अगर वो चाहे तो अपनी शादी को कैंसिल कर सकती है। इस इंसिडेंट का जिक्र हदीस कलेक्शन में भी मिलता है। ये एग्जाम्पल क्लियर करता है कि वुमेन की कंसर्न इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उनकी शादियों को लेकर। अब बात करते हैं महर के राइट के बारे में। इस्लाम में शादी के वक्त जो महर अदा किया जाता है वो डायरेक्टली वुमेन की प्रॉपर्टी होता है। ये कोई फैमिली को दिया गया तोहफा नहीं होता, ये स्पेशली ब्राइड का राइट होता है। वो जब चाहे जैसे चाहे इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बात करते हैं इस्लाम में एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में। इस्लामिक टीचिंग्स नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और नॉलेज को इस्लाम में सिर्फ आदमियों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं बताया गया है बल्कि आदमी और औरत दोनों के लिए इम्पोर्टेंट बताया गया है। इस्लामिक हिस्ट्री में वुमेन एजुकेशन का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल मिलता है, वो है आयशा बिन अबू बकर। उन्हें इस्लाम की सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने 2000 से ज़्यादा हदीस नरेट की हैं यानी बयान की हैं। हिस्ट्री में ये भी मेंशन मिलता है कि कई स्कॉलर्स उनके पास नॉलेज लेने के लिए आते थे। यानी इस्लामिक हिस्ट्री में वुमेन सिर्फ लर्नर नहीं थी बल्कि टीचर्स भी रही हैं। अब बात करते हैं डाइवोर्स के राइट्स के बारे में। इस्लामिक लॉ में वुमेन्स को भी मैरिज एंड करने का पूरा राइट दिया गया है जिसे कुला कहते हैं। एक वाकया हदीस से मिलता है कि जहां पर एक औरत ने अपने हस्बैंड से सेपरेशन की रिक्वेस्ट की
इस पर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुला का ऑप्शन दिया। इस इंसिडेंट से ये क्लियर होता है कि इस्लाम में वुमेन्स को भी शादी एंड करने का लीगल राइट दिया गया है। तो फिर कंट्रोवर्सी क्यों है? जब इस्लाम में महिलाओं को इतने राइट्स दिए हैं तो फिर कंट्रोवर्सीज क्यों हैं? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिलीजियस टीचिंग और सोशल प्रैक्टिस हमेशा एक जैसी नहीं होती। कई बार सोसाइटी अपने कल्चर और ट्रेडिशन को रिलीजन के नाम पर फॉलो करने लगती हैं और धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि यही रिलीजन का पार्ट है, यानी यही धर्म का हिस्सा है। इसी वजह से दुनिया के डिफरेंट मुस्लिम सोसाइटीज़ में वुमेन्स की सिचुएशन भी डिफरेंट होती हैं। कहीं वुमेन्स हाईली एजुकेटेड और एम्पावर्ड हैं और कहीं रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। यानी डिस्कशन सिर्फ रिलीजन का नहीं बल्कि कल्चर, पॉलिटिक्स और सोसाइटी का भी होता है। तो अगर हम इस टॉपिक को ऑनेस्टली देखें तो एक बात क्लियर होती है, इस्लाम जब 7th सेंचुरी में आया तो उसने वुमेन्स को कुछ लीगल इंपॉर्टेंट राइट्स दिए, लेकिन हिस्ट्री का सफ़र बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है। सोसाइटीज़ चेंज होती हैं, इंटरप्रिटेशंस चेंज होते हैं और कभी कभी डिबेट्स भी क्रिएट होते हैं। इसीलिए किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सिर्फ हेडलाइंस या सोशल मीडिया डिबेट्स पर डिपेंड करना काफ़ी नहीं होता। हमें हिस्ट्री भी देखनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट भी समझना चाहिए और मल्टीपल पर्सपेक्टिव भी सुनना चाहिए। यानी सभी के नज़रियों से इस बात को समझना चाहिए, तभी हम किसी टॉपिक को ट्रूली समझ सकते हैं। और आखिर में इस्लाम एक किताब एक कुरान पर चलता है, तो अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कुरान को उठाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से वुमेन राइट्स पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस वजह से होता है। अगर आपको ऐसे ही डीप सोशल और साइकोलॉजिकल टॉपिक्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो खुश रहें और हमेशा दूसरों की खुशियों की वजह बने।